वेलकम टू ओनली आईएएस। अच्छा, 4 सितंबर 2020। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स एमसीक्यूज और देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में है। दो स्टेटमेंट आपके सामने हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ध्यान दीजिएगा कि करेक्ट नहीं बताना है बल्कि इनकरेक्ट बताना है। पहला स्टेटमेंट ये है कि एनटीसीए को दिसंबर 2005 में इस्टेब्लिश किया गया था एक टाइगर टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन पर, जिसे कंस्टिट्यूट किया गया था उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उनके द्वारा। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये है कि एनटीसीओ को सेटअप किया जाता है मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की चेयरमैनशिप में। बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगर आपने अपना सही जवाब सोच लिया हो तो देखते हैं। देखिए यहाँ पर दो के दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जवाब सी निकलेगा, इसका जवाब डी निकलेगा। नीदर वन नॉर टू। डी इसलिए निकलेगा क्योंकि आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है और दो के दोनों ही इनकरेक्ट नहीं है क्योंकि दोनों सही है। ठीक है, दो के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 को अमेंड किया गया था 2006 में और वहीं पर एनटीसीए के गठन की बात की गई थी। बाकी दोनों बातें वही हैं जो स्टेटमेंट में थी। जो अगला प्रश्न है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में है, जिसे 1861 में फाउंड किया गया था। इसके फाउंडर कौन थे ये आपसे पूछा जा रहा है। रॉबर्ट एबर्सरॉम्बी, गोपाल गणेश आगरकर, अलेक्जेंडर कनिंघम या फिर टीके माधवन। बताइए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फाउंडर कौन थे। आपका सही जवाब यहाँ पर सी है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में एएसआई को फाउंड किया था और वो इसके उस समय फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी बनाए गए थे। हाल ही में टॉपिक न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज जो कल्चर मिनिस्ट्री है उन्होंने 7 नए सर्किल्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनाउंस किए हैं। वो सर्किल्स कहाँ हैं आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, यद्यपि यहाँ पर लिखा गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इंडियन गवर्नमेंट की एजेंसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से जुड़ी हुई है। ये आर्कियोलॉजिकल रिसर्च और कंजर्वेशन पे वर्क करती है। एएसआई जो है वो 3650 जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं उनके कंजर्वेशन में लगातार लगी रहती है, जिसमें टेम्पल, मॉस्क, चर्चेस, टॉम्ब्स, सिमेंट्रीज, पैलेसेस, फोर्ट्स, स्टेपवेल्स, रॉक कट केव्स, ये सभी आ जाते हैं। जो अगला प्रश्न है वो पंतानाल वेटलैंड के बारे में है। दो स्टेटमेंट आपके सामने हैं। पहला ये है कि ये नेचुरल रीजन में आने वाला दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल वेटलैंड एरिया है और दूसरा ये है कि ये यूरोप में एक से अधिक कंट्रीज में सिचुएटेड है, मोर देन 1 यूरोपियन कंट्री। बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। यहाँ पर देखिए जो पहला स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये यूरोप में है ही नहीं, रेदर ये तो साउथ अमेरिका में है। यद्यपि साउथ अमेरिका में भी ये किसी एक कंट्री में नहीं है, ये ब्राज़ील और उसके 2 पड़ोसी देशों में फैला हुआ है। मेनली तो आपको ये ब्राज़ील में ही मिलेगा, लेकिन इसका कुछ हिस्सा आपको बोलीविया और पराग्वे में भी मिल जाएगा। तो कुल मिला के ये जो वेटलैंड है ये यूरोप में है ही नहीं, बल्कि ये कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में। अभी हाल ही में वहाँ पर इस वेटलैंड में आग लग गई जिसमें इसकी 12% वेजिटेशन नष्ट हो गई। ये स्टेटमेंट तो वही क्वेश्चन का ही है। ये बाकी ब्राज़ील में लार्जली लोकेटेड है, कुछ हिस्सा बोलीविया और पराग्वे में है। जो अगला प्रश्न है वो दुनिया के लार्जेस्ट सोलर ट्री के बारे में है। इसे डेवलप किया गया है CSIR CMERI के द्वारा। इसे कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस में है तेलंगाना, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। सही जवाब बताइए। देखिए इसका जो सही जवाब है दैट इज सी, वेस्ट बंगाल। CSIR CMERI इसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। यहाँ पर CMERI स्टैंड्स फॉर सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। उन्होंने अभी दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री इंस्टॉल किया दुर्गापुर में, वेस्ट बंगाल में। ये 11.5 kWp का जो कैपेसिटी है उतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। kWp ये एक मेजरिंग पॉइंट यूनिट होती है सोलर एनर्जी को मेज़र करने के लिए। इसका फुल फॉर्म होता है किलोवाट पीक, मतलब जब ये सोलर ट्री अपने पीक पर जो एनर्जी है उसे प्रोड्यूस कर रहा होगा तब वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। एनुअल कैपेसिटी
12,000 से 14,000 यूनिट तक है। जो अगला प्रश्न है वो नेशनल GIS इनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये है कि इस सिस्टम का उद्देश्य इन्वेस्टर्स को रियल टाइम इंफॉर्मेशन देना है कि इंडस्ट्रियल लैंड और रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कहाँ पर कितनी है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि इसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा डेवलप किया गया है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर देखिए जो पहला स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बिकॉज इसे डेवलप किया गया है इंटीग्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम IIS के द्वारा, जहाँ पर उन्हें मदद मिली है स्टेट के GIS से, यानी कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम से। इसका उद्देश्य इन्वेस्टर्स को रियल टाइम इंफॉर्मेशन देना है। जब इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए आएँ तो उन्हें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि कहाँ पर लैंड या फिर आसपास के रिसोर्सेज ईजिली अवेलेबल है, और उसके हिसाब से वो ना केवल अपना प्लान बना सकें बल्कि उसके लिए गवर्नमेंट को प्रपोजल भी दे सकें। इसमें 3300 जो इंडस्ट्रियल पार्क हैं, जो लगभग जो 31 स्टेट और यूटीज़ में मिलाकर, 31 स्टेट तो इंडिया में है नहीं, 31 स्टेट और यूटी दोनों मिलाकर कवर करते हुए बहुत बड़े एरिया में इसकी जो मैपिंग है वो करके यहाँ पे अवेलेबल करवाई जाएगी। जो अगला प्रश्न है वो जिंगकियंग के बारे में है, जिसे आप लिविंग रूट ब्रिजेस के नाम से भी जानते हैं। ये अक्सर न्यूज़ में रहते हैं, कई बार न्यूज़ में आए हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं ये लिविंग रूट ब्रिजेस? मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आपके ऑप्शंस हैं। सही जवाब देखिए यहाँ पर बी है। ये ब्रिजेस आपको मेघालय में मिलते हैं। सबसे पहले तो ये ब्रिजेस होते कैसे हैं, देखिए ऐसे ब्रिजेस होते हैं ये इस प्रकार के। यहाँ पर पेड़ों की जो शाखाएं होती हैं उन्हें गूंथ दिया जाता है आपस में, या जो उनकी जड़ें होती हैं उनको गूंथ दिया जाता है और वो आपस में मिक्स होकर एक बेस बना देते हैं। इस बेस का इस्तेमाल यूजुअली जो वाटर स्ट्रीम्स होती हैं या फिर छोटी नदियाँ होती हैं उन्हें पार करने के लिए किया जाता है। ये बहुत ही पुराना कल्चर है, बहुत ही पुरानी परंपरा है, और बहुत सारे पुराने जो इस प्रकार के लिविंग रूट ब्रिजेस हैं वो आपको मेघालय में मिलेंगे। वहाँ के ट्रेडिशनल लोग इसका बहुत लंबे समय से इस्तेमाल करते रहे हैं और ये एक बहुत अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। लोग इन ब्रिजेस के पास विजिट करना पसंद करते हैं। यही बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। मेघालय में ये देखिए आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे सिंपल सस्पेंशन एंड ब्रिजेस को क्रिएट किया जाता है। इनकी जो लंबाई है वो 15 फीट से लेकर 2000 फीट तक हो सकती है, और ये बहुत पुराने ब्रिजेस भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। जो अगला प्रश्न है वो ईस्ट एशिया समिट के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये है कि इंडिया ईस्ट एशिया समिट का फाउंडिंग मेंबर रहा है, और दूसरा ये है कि इस फोरम में 18 कंट्रीज़ हैं। तो बताइए ईस्ट एशिया समिट के बारे में दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही कौन सा गलत है। अगर आपने अपना सही जवाब सोच लिया हो तो यहाँ पर दो के दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ईस्ट एशिया समिट की अभी जो इकोनॉमिक मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग को भी हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया 8th ईस्ट इंडिया समिट के लिए। दैट्स वाई दिस टॉपिक वाज इन न्यूज़। इसमें देखिए आसियान की 10 कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा जो 4 क्वाड की कंट्रीज़ आपको वर्तमान में मिलती हैं, लाइक USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये भी इसमें है। तो 10 4 14 हो गए, 4 कंट्रीज़ और हैं, तो टोटल 18 कंट्रीज़ हैं। मतलब 10 आसियान की कंट्रीज़ और 8 और देश। 2 आर ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया फाउंडिंग मेंबर है ईस्ट एशिया समिट का। स्ट्रेटजिक डायलॉग्स वगैरह और कोऑपरेशन के लिए फोकस किया जाता है। इंडो पैसिफिक रीजन में जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उसे भी हैंडल करने की कोशिश की जाती है। जो अगला प्रश्न है वो इंस्क्रिप्शंस के बारे में है। इंस्क्रिप्शंस वही जो पत्थरों पर खोद कर लिखे जाते हैं या फिर किसी भी सख्त जगह पे। यहाँ पर देखिए जिन इंस्क्रिप्शंस की बात हो रही है वो पाए गए हैं गांडीकोटा, जो कि जम्मुला मगाडू और प्रोडातूर में मिले हैं। ये किससे बिलोंग करते हैं ये आपसे पूछा गया है। वेलानाती चोलास, रेनाती चोलास, कोनीदेना चोलास या फिर पोट्टापी चोलास। यहाँ पर देखिए ये चोल डायनेस्टी में फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, तो उनकी फ्यूडल फैमिलीज़ हैं ये। तो ये इनमें से ही मतलब चोलास से बिलोंग करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये चोला फैमिली किसी चोला फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब उनके फ्यूडल लॉर्ड से बिलोंग करता है। तो वो फ्यूडल फैमिली कौन सी है जिससे ये बिलोंग करते हैं, न्यूज़ में रही थी ये। सही जवाब देखिए बी है, ये रेनाती चोलास से बिलोंग करते हैं। ये रेयर इंस्क्रिप्शन है जो कि रेनाती चोलास के एरा का बताया गया है, जो आंध्र प्रदेश का कडापा डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर इसे अभी खोजा गया है। ये तेलुगु लैंग्वेज में लिखा है, 8th सेंचुरी के आसपास का बताया जा रहा है। देखिए जो रेनाती चोलास हैं वो फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे चोलास के, जो कि नंदीवर्मन की फैमिली से
खुद को बिलोंग करता हुआ बताते थे। ये चोला डायनेस्टी के फ्यूडिटरीज थे और करिकाल चोला डायनेस्टी से भी खुद को बिलोंगिंग ये बताते हैं। इन्होंने तेलुगु लैंग्वेज का इस्तेमाल इंस्क्रिप्शंस में किया और संस्कृत लैंग्वेज को इन्होंने अवॉइड किया इन एडमिनिस्ट्रेशन। जो अगला प्रश्न है वो सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड जेंडर इंडेक्स के बारे में है। कौन रिलीज करता है ये आपसे पूछा गया है। OECD, OHCHR यानी कि ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट, UN वुमेन, या फिर ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सही जवाब इसका ए है, OECD इसे रिलीज करता है। इसमें जेंडर इक्वलिटी सोसाइटी पे कितनी है इसे जज किया जाता है। इसे OECD डेवलपमेंट सेंटर के द्वारा 2007 में इंट्रोड्यूस किया गया था। जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका मेन और वुमेन के रोल पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, लाइक सोसाइटी नॉर्म्स, वैल्यूज़, एटीट्यूड, उसे एनालाइज किया जाता है सीगी में। जो अगला प्रश्न है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के बारे में है। कौन पब्लिश करता है पूछा गया है। नीति आयोग, RBI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपके पास ऑप्शंस में है। सही जवाब इसका डी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सोशल या फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को पब्लिश करता है। उद्देश्य ये है कि लोग जो बास्केट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उसे कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं, लाइक सेविंग, रेमिटेंसेस, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन प्रोडक्ट्स। 3 चीज़ें एनालाइज की जाती हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सेसिबिलिटी है या नहीं है, यूसेज है या नहीं है, क्वालिटी क्या है सर्विस डिलीवरी की। इन्हीं चीज़ों को आधार बनाकर एनालाइज किया जाता है इस पूरे इंडेक्स को। CSU कोर्स लॉन्च हो चुका है। 3-4 दिन हो चुके हैं इस कोर्सेज पर वर्क करते हुए। कई सारे स्टूडेंट्स खुद को इसमें एनरोल करके अपनी क्लासेस एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप भी इन कोर्सेज को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप video.onlyis.in पे जाके इसे एक्सेस कर सकते हैं या फिर OnlyIS का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। विदिन 8 मंथ आपका पूरा कोर्स कवर किया जाएगा प्रीलिम्स मेंस की पर्सपेक्टिव से। कल के इसमें होमवर्क के पार्ट में आप इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स का पार्ट ही कवर करिएगा, उसी से आपसे प्रश्न पूछेंगे। बाकी अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस सेशन में यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।